नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज पुनः आप सब लोगों का इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार के इस लाइव क्लास में हिंदू लॉ पे स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों तक मेरी आवाज और वीडियो सब कुछ ठीक ढंग से पहुंच रहा है तो आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट द्वारा बताने की कृपा करें ताकि मैं विधिवत इस सत्र की शुरुआत कर सकूं। जो लोग यहाँ इस पेज पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पेज पर मौजूद हैं वो चैट बॉक्स में टाइप करें कि वो यहाँ पे मौजूद हैं ताकि इस क्लास की विधिवत शुरुआत मैं कर सकूं। धन्यवाद साथियों, आप लगातार इस पेज पर जुड़ते जा रहे हैं और मैं समझ रहा हूं कि आप तक मेरी आवाज़ निर्बाध गति से साथ ही साथ वीडियो दोनों ही पहुंच रही है। तो धन्यवाद जया शुक्ला जी, आप क्लास में उपस्थित हैं, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। और आपने जो चैट बॉक्स में कमेंट के द्वारा मुझे अवगत कराया कि वीडियो और ऑडियो दोनों ही ठीक है, तो साथियों इसके लिए भी आपका धन्यवाद। और सर्वप्रथम तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि पिछले सत्र की क्लास जो सोमवार और मंगलवार को रात 8 बजे इस पेज पे होती है वह मेरी कुछ व्यस्तताओं के कारण नहीं हो पाई, लेकिन अब हम आज से पुनः आपके साथ हैं और आगे इसी रूटीन से सोमवार और मंगलवार हमारी क्लास निरंतर जारी रहेगी। धन्यवाद संजय त्रिपाठी जी और बाकी साथी भी आप लोग जुड़ गए, समय पे उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद। और अगर आपकी इजाज़त हो तो आज की क्लास शुरू की जाए। और मैं चाहता हूं कि आप चैट बॉक्स में रेडी टाइप करें कि यू आर रेडी फॉर दिस क्लास, ताकि मैं इस क्लास की विधिवत शुरुआत कर सकूं। हाँ जी सर भी चलेगा। और रेडी भी आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। तो साथियों पिछली क्लास में धन्यवाद देवेंद्र कुमार जी, गुड इवनिंग। और पिछली क्लास में हमने बहुत विस्तार में जाकर एक सवाल लिया था, इज हिंदू मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट और इज ए संस्कार। तो उस पर बड़ी विस्तृत बातें हुई थी। मैं उस संदर्भ में नहीं जाऊंगा और मैंने काफ़ी सारी केस लॉज वगैरह की भी चर्चा की थी। मुझे आशा है कि आप लोगों को याद होगा और आप लोगों ने उस सवाल को बखूबी तैयार किया होगा। इसके पहले भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डिफरेंट लॉ स्कूल्स, उसका कॉन्सेप्ट इत्यादि चीज़ों पे बात हुई थी। और अगर उसमें से कोई सवाल हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दें, मैं उस सवाल को आज के सत्र में शामिल करना चाहूँगा और शामिल करूँगा। और आज का जो हमारा विषय है, जहाँ से हम आगे बढ़ने वाले हैं, वो ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज हमने डिस्कस किया था, सेक्शन 12 वगैरह क्या कहता है वो भी हमने डिस्कस किया था। अब सवाल ये होता है कि हमारे यहाँ जो मैरिज है, जहाँ तक हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, तो जहाँ तक हमारे यहाँ मैरिज का सवाल है तो हिंदू लॉ में हम मैरिज को कैसे ट्रीट करते हैं। जो साथी बिल्कुल पहली बार इस क्लास में जुड़ रहे हैं, अगर वो चैट बॉक्स में मुझे यह लिख दें न्यू,
तो मैं समझ जाऊंगा वो पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं, ताकि कुछ ऐसे विषय जिस पर मुझे उनको समझाने के लिए बैकग्राउंड में जाना पड़े तो मैं चला जाऊंगा। अन्यथा जो पुराने साथी हैं, नियमित रूप से क्लास में उपलब्ध हैं, उनके साथ तो विस्तृत चर्चा काफी टॉपिक्स पे हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई परेशानी आने वाली है। लेकिन फिर भी अगर कोई नए साथी हैं और उनको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट में उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे लिखते हैं चैट बॉक्स में, और पुराने साथियों का एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा कि जो हिंदू मैरिज है कि ना तो वो अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही ये एक सैक्रेमेंट है, संस्कार है, बट इट इज अ सिम्बलेंस ऑफ बोथ। इसमें एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हैं और इसमें एसेंशियल फीचर्स ऑफ सैक्रेमेंट भी हैं। हमने इसको देखा है। तो अब सवाल ये उठता है, जो आज का हमारा विषय है वो ये है कि फिर ऐसे कौन कौन से फॉर्म्स या सेरेमनीज परफॉर्म होंगे जिससे यह माना जाएगा कि यह शादी हो गई, दिस मैरिज इज कंप्लीटेड। सो लेट्स डिस्कस। तो अगर हम you know how the philosophy of Hindu law, the origin of Hindu law, what was in the earlier time or ancient time, what it was meant for, how it was law and it was not a law, ये सारी बातों पे हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर इतना बड़ा देश है, हम कहते हैं यहाँ पे हर कदम पे या हर कुछ चंद माइल पे रीति रिवाज, कस्टम्स का भी आपने लॉ में देखा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमने उसको वन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ की तरह डिस्कस भी किया। और कस्टम से ही कैसे चीजें स्कूल ऑफ लॉ निकल करके आए, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ लॉ, और हमने उसको भी डिस्कस किया, और उसकी कहीं ना कहीं मान्यता है कानून के तौर पर। वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यह मान लेना कि एक ही विवाह पद्धति पूरे भारत में लागू की जा सकती है या लागू रही होगी, तो कहीं से भी तर्कसंगत या सही नहीं कहा जा सकता है। तो सवाल उठता है कि आखिर फिर वो कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस थे, कौन कौन सी वो सेरेमनीज थे जिनका परफॉर्म होना, जिनका संपन्न होना विवाह की गारंटी मानी जा सकती थी। तो जो बेसिकली हमारे यहाँ 8 अलग अलग तरह की विवाह पद्धति प्रचलित थी, लेकिन मैं उस विवाह पद्धति पे जाऊं या आपसे उसके बारे में बात करूं, उसके पहले मैं कुछ सवाल आप तक पहुंचाना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि चैट बॉक्स में आप उन सवालों का जवाब दें। ऑफ कोर्स ये सवाल इसी टॉपिक से जुड़ा है, और मैंने कहा कि जैसा हमारी स्ट्रेटेजी या जो रणनीति है वो 3 तरह की क्लास में होती है कि एक तो ये वर्कशॉप बेस्ड हो, दूसरा ऐसे सवाल जो आपको ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस के लिए तैयार कर दें, उनकी भी चर्चा हो जाए, और तीसरा इस तरह से चर्चा हो जाए कि आपको याद करने में, आपको स्मरण रखने में परेशानी नहीं आए। तो हम बिफोर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस पे आए या सेरेमनीज पे आए, उसके पहले मैं अगर आपसे ये पूछूं कि दहेज प्रथा जो आज कानूनन जुर्म है, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जा सकती है? कानून इस बारे में क्या सोचता है? एक सवाल। अगर आपको इसका जवाब नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, उस पर चर्चा, लेकिन आप ये सवाल लिख लीजिए कि अगर हम दहेज प्रथा और कानून की बात करते हैं तो क्या कोई ऐसे कानूनी दृष्टांत हैं जहां पे यह माना जाता है कि दहेज प्रथा की शुरुआत हुई या ये पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मैरिज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर origin of dowry system, which of course in modern days is a crime. So if you have any answer, please type it in the chat box. If not, please write down the question. अब हम आते हैं, हमारे यहाँ
एक बड़ी ही प्रसिद्ध शादी, आप जानते हो धर्म ग्रंथ का हमारे कानून से, सोर्स ऑफ लॉ में क्या संबंध है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो हमारे यहाँ एक शादी है धर्म ग्रंथों के अनुसार जो बड़ी ही फेमस है, बड़ी मशहूर है, आप सब लोग जानते होंगे, उसका कानून के अलावा भी समाज का बच्चा बच्चा जानता है। वो शादी हुई थी राजा दशरथ और कैकेयी के बीच। एक पर्टिकुलर फॉर्म की शादी हुई थी, आप सब जानते ही होंगे। मुझे अगर आप चैट बॉक्स में थोड़ा इंटरैक्टिव रहेंगे, बताएंगे आप सब लोग राजा दशरथ और कैकेयी की शादी के बारे में जानते हैं, तो यस नो कुछ लिखते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये जो राजा दशरथ और कैकेयी की शादी है, कानूनन तौर पे हम उसको आज के संदर्भ में कैसे देखते हैं और वो किस फॉर्म ऑफ मैरिज में आता है। जो एक और सवाल उठ के आता है वो ये आता है कि अगर मैं जबरदस्ती या कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती किसी महिला का अपहरण करता है, उठा लेता है, किडनैप करता है और उससे शादी कर लेता है, तो आज की तारीख में तो यह क्राइम है। लेकिन क्या पुराने टाइम में यह क्राइम था या नहीं था? और अगर ये नहीं था तो ये किस विधा के तहत इस तरह की शादियां समाज में मान्य थी और उस विधा का क्या नाम था? एक और सवाल होता है कि मुझे जनरली जो हिंदू लॉ है उसके तहत पत्नी की संपत्ति, आपको मालूम है, वो सक्सेसर क्लास 1 क्लास 2 के हिसाब से बढ़ता है। उसमें पहली श्रेणी में उस महिला का पुत्र या पुत्री फॉलोड बाय हस्बैंड, ये सारे लोगों को संपत्ति का अधिकार होता है। लेकिन कानूनन ऐसी कोई प्रथा है, ऐसा कोई सिस्टम है जिसके तहत उस महिला की संपत्ति मरणोपरांत अगर वो इंटर स्टेट डाई करती है या बिना विल के डाई करती है तो संपत्ति उसके पति, उसके पुत्र या पुत्री को न प्राप्त होकर वापस महिला के परिवार को चला जाएगा? ऐसा कोई कानून है? अगर आपको जवाब पता है तो आप लिखिए, और नहीं पता है तो यह सवाल लिख लीजिए, यह सवाल ले लीजिए आप। उसके बाद यह कैसे पता चलेगा कि यह जो शादी है वो वैध है या इस पर्टिकुलर फॉर्म में है? उसके लिए क्या कोई केस लॉ है? तो अगर आपको पता है तो आप वो भी लिख दीजिए। क्या कोई ऐसी प्रथा है जो हमारे यहाँ शादी की डिफरेंट प्रथा है, उसमें पेरेंट का कंसेंट आवश्यक है? ये अलग बात है कि आज की तारीख में मॉडर्न कानून के हिसाब से अगर वो लड़का और लड़की बालिग है तो अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। शादी तो क्या, वो लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकता है। लेकिन क्या उस वक्त जो हमारा हिंदू कानून था उसमें ऐसी कोई प्रथा थी कि विदाउट कंसेंट ऑफ पेरेंट्स मैरिज कैन टेक प्लेस? शादियां संभव थी, हो सकती थी? क्या समाज उसको मान्यता देता था? क्या उसको कानूनी मान्यता थी? और अगर ऐसी कोई प्रथा थी और उसको मान्यता प्राप्त था तो उससे संबंधित कोई केस लॉ, और फिर उसकी आवश्यक शर्तें क्या थी कि कैसे माना जाए कि यह शादी इस प्रथा के तहत हुई थी? ये कुछ सवाल हैं। क्या आपको लगता है कि ये सवाल महत्वपूर्ण हैं, रिलेवेंट हैं? आपको इनका आंसर्स पता होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप चैट बॉक्स में लिखें, और अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, हम ये स्कोप जो है हम स्किप कर देते हैं
और हम सीधे सेक्शन 5 पे आ जाते हैं, जो वैलिडिटी ऑफ हिंदू मैरिज डिस्कस करता है। अब ये क्लास की बागडोर जो है, जो पतंग की बागडोर है, आपके हाथ में है। आप इन सवालों का जवाब चाहते हैं या आप मुझे चाहते हैं कि मैं सीधे सेक्शन 5 पे बेयर एक्ट, क्योंकि हमारी आपसे वादा था कि इस क्लास से हम लोग बेयर एक्ट डिस्कस करेंगे। हाँ, मैंने ये वादा आपसे ये भी कर रखा है कि मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसके तहत आपको बेयर एक्ट कैसे कंठस्थ याद होगा। ऑफ कोर्स बेयर एक्ट पे जब हम पहुंच रहे हैं तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो मुझे कोई रिस्पांस आ नहीं रहा है, तो मैं ये मान के चलूं कि आपको इन सारे सवालों का जवाब पता है। कोई बता ही नहीं रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं आवाज भी आ रही है, वीडियो भी आ रहा है। कहाँ हैं आप सब लोग? क्लास में हैं? संजय त्रिपाठी जी, शिवम पंडित जी, दीपक दुबे जी, देवेंद्र कुमार जी, और कौन कौन लोग हैं बताइए। वो कौन सी मैरिज फॉर्म है जिसके तहत मृत्युपरांत महिला की संपत्ति उसके सक्सेसर को न मिलकर वापस महिला के परिवार में चली जाएगी? एक संजय त्रिपाठी जी का मुझे चैट बॉक्स में आया है कि नहीं सर, बताइए। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। आपने देखा ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म के में भी इम्पोर्टेंट है और सब्जेक्टिव तो मैं इस पे नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन हाँ, जानकारी तो आपको होनी चाहिए। अभी तक तो मैंने सवाल नहीं देखा है सब्जेक्टिव फॉर्म में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या प्रैक्टिकल केस लॉज की बात या केस स्टडीज में भी यह सवाल आ सकता है। तो देखिए, बेसिकली जो मैरिजेस के फॉर्म प्रचलित थे, एक्सेप्टेड थे, उसको हम बेसिकली 8 कैटेगरी में बांट सकते हैं। देयर वर 8 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस विच वर प्रिवलेंट इन और विच वर अप्रूव्ड। रादर आई शुड नॉट से प्रिवलेंट बट अप्रूव्ड, जिसको मान्यता प्राप्त थी। अगर आप लोग मुझे एक एक नाम उसका बताएं तो अच्छा लगेगा, अदरवाइज आइए हम इसको आगे देखते हैं। तो जो उसमें जो महत्वपूर्ण 8 अप्रूव्ड फॉर्म थे, उसमें पहला था ब्रह्मा फॉर्म ऑफ मैरिज, देवा फॉर्म ऑफ मैरिज, अर्सा फॉर्म ऑफ मैरिज, प्रजापत्या फॉर्म ऑफ मैरिज और असुरा फॉर्म ऑफ मैरिज, पिशाचा फॉर्म ऑफ मैरिज, गंधर्वा फॉर्म ऑफ मैरिज, राक्षसा फॉर्म ऑफ द मैरिज। तो ये जो 8 थे बेसिक तौर पर हमारे यहां प्रचलित थे, और ये हाइरार्किकल ऑर्डर में थे। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही इसकी इंपॉर्टेंस थी, वैसे ही ये ट्री थी। इस बारे में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है जिससे यह प्रमाणित होता है कि समाज के उस दौर में ये डिफरेंट 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस वर देयर। विच वॉज दैट केस? दैट केस वॉज, आप लिख सकते हैं, कोपी शेट्टी सुब्बा राव वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, कोपी शेट्टी सुब्बा राव वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिससे यह प्रमाणित होता है कि ये डिफरेंट 8 फॉर्म्स ऑफ द मैरिजेस वर प्रिवलेंट इन द सोसाइटी। व्हाट वर दोज डिफरेंट 8 फॉर्म्स? ब्रह्मा, दैव्या, अर्सा, प्रजापत्या, असुरा, गंधर्वा, राक्षसा, पिशाचा, ये डिफरेंट थे। और इसको प्रमाणित करने के लिए कौन सा केस लॉ हम कोट कर सकते हैं? इसको प्रमाणित करने के लिए कोपी शेट्टी सुब्बा राव वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये जो आर्यन हिंदू थे, उन्होंने इसको जो है 8 तरह के मैरिज फॉर्म्स प्रिवलेंट थे उस समाज में, और इसको उसके हिसाब से हमारे समाज में शादी ब्याह होती थी। लेकिन लीगली ओनली 4 फॉर्म्स वर अप्रूव्ड।
शादियां तो 8 में होती थी, लेकिन समाज जिसको मान्यता प्राप्त करता था या जिसको लीगल मानता था वो 4 फॉर्म ऑफ मैरिजेस थे और 4 को हम अप्रूव्ड मानते थे। शादियां होती थी, समाज में प्रिविलेंट था। जैसे हम कह रहे हैं कानूनन दहेज लेना जुर्म है, लेकिन लोग लेते हैं, तो ऐसी ही व्यवस्था थी कि 4 तो इसमें अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिजेस थे। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं घुमा के किसी भी तरह से कि भैया ये फॉर्म ऑफ मैरिजेस 4 चॉइस है, अप्रूव्ड फॉर्म्स में से ABCD टिक करो या अनअप्रूव्ड फॉर्म टिक करो, या ये पर्टिकुलर मैरिज ब्रह्मा वॉज अप्रूव्ड, अनअप्रूव्ड, प्रिवलेंट, आज की तारीख में क्या स्टेटस है ABCD, सो यू शुड नो। सो ये जो 4 अप्रूव्ड फॉर्म थे वो थे ब्रह्मा, दैव्या, अर्षा एंड प्रजापति। और जो अनअप्रूव्ड फॉर्म थे वो आपके बाकी के 4 आ गए, असुरा, गंधर्वा, राक्षसा एंड पैचासा। तो ये जो 4 फॉर्म थे इसमें कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, आदान प्रदान, उपहारों का शामिल था। गिफ्ट, कन्यादान भी था। कन्या को बतौर गिफ्ट में हम वर पक्ष को दिया करते थे। एंड जो ब्राह्मण समाज था उनकी यह ड्यूटी थी, उनका यह धर्म था। आप जानते हैं धर्म का कॉन्सेप्ट उस समय क्या था, वो गिफ्ट लेना था, दान स्वीकार करना था। सो जो ये 4 फॉर्म जिसमें ये एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट था, कन्यादान था, दान का एलिमेंट था, इसको तो समाज ने अप्रूव्ड माना। और जो दूसरे 4 थे जिसमें ये 2 एलिमेंट्स मौजूद नहीं थे उसको समाज ने अनअप्रूव्ड माना। और ये जो 4 फॉर्म ऑफ मैरिजेस थे इसकी जो इसके बारे में जो सपोर्टिंग केस लॉ है, हम आगे चल के जो बात करते हैं वो केस है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में आया। दैट वाज अत्ती केशवालू चेट्टी वर्सेस एस रामानुजम चेट्टी एंड अदर्स, ये आया। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अत्ती केशवालू चेट्टी वर्सेस एस रामानुजम चेट्टी एंड अदर्स। इस केस लॉ से ये स्टेबलाइज हुआ कि ये 4 फॉर्म जो थे अप्रूव्ड फॉर्म्स ऑफ मैरिज थे, और अप्रूव्ड फॉर्म होने के लिए क्या शर्त थी, तो इस केस लॉ से सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसाइड किया। और वो 2 शर्तें थी कि पहला, कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे कि यह प्रमाणित हो कि शादी किसी और फॉर्म में संपन्न हुई है। द ओनस इज ऑन द पर्सन टू प्रूव कॉन्ट्ररी दैट इट इज नॉट अप्रूव्ड मैरिज, अदरवाइज सुओ मोटो it will be taken as marriage being performed in either of the four. Am I clear? ये जो केस लॉ है, यस अत्ती केशवालू चेट्टी वर्सेस यस रामानुजम चेट्टी एंड अनदर, उसमें 2 प्रेसिडेंट सेट होते हैं। पहला प्रेसिडेंट, अगर कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि शादी किसी ऐसे अनअप्रूव्ड फॉर्म में संपन्न हुई है, तो यह प्रमाणित करने के लिए कि शादी अप्रूव्ड तरीके से हुई है किसी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वतः मान लिया जाएगा कि शादी इन्हीं 4 अप्रूव्ड फॉर्म्स में से हुई है। अलग से कोई प्रमाण देने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब जो दूसरा सवाल इस केस ने डिसाइड किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो केस क्या था? केस क्या था? एस अत्तू केशवालू चेट्टी वर्सेस यस रामानुजम चेट्टी एंड अनदर, कि अगर जो संपत्ति है महिला की
जिसके कोई वंशज नहीं है तो उसके मृतोपरांत वह संपत्ति किसको जाएगी? इस सवाल का भी उत्तर हमें इस मौजूदा केस लॉ में मिलता है। इसी से वो एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि मुझे वो सिस्टम बताइए, एक सवाल मैंने आपको दिया था अभी कि मुझे वो प्रथा बताइए, नियमतः हिंदू मैरिज के बाद सक्सेसर को संपत्ति चली जाती है। शादी अप्रूव्ड फॉर्म में हुई है, यह प्रूव करने की अलग से आवश्यकता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि कोई व्यक्ति यह प्रूव कर देता है कि नहीं, यह शादी ऐसे नहीं इस फॉर्म में हुई है, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर कोई और प्रमाण नहीं है तो यह माना जाएगा कि शादी इसी 4 अप्रूव्ड फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में हुई है। तो ऐसी अवस्था में वह जो महिला है जिसका कोई वंशज नहीं है, मृतोपरांत उसकी संपत्ति का क्या होगा? इसका आंसर हमें इसी केस लॉ से मिलता है। तो इट वॉज हेल्ड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द चाइल्डलेस वुमन मैरिड इन वन ऑफ द 4 approved forms will go to her husband after death. तो अगर यह शादी इस 4 अप्रूव्ड फॉर्म में से किसी से हुई है तो महिला की संपत्ति जो है उसके डेथ के बाद उस पे उसके पति का हक होगा। इसका जो दूसरा अभिप्राय है, और यहीं पे आपके एक प्रश्न का उत्तर है, कि अगर कंट्ररी मैं यह प्रूव कर देता हूं कि यह शादी, ये जो 4 अप्रूव्ड फॉर्म्स हैं, कौन कौन? ब्रह्मा, दैव्या, प्रजापत्या एंड आपका अर्सा, इस फॉर्म में नहीं हुई है और महिला की मृत्यु हो जाती है, तो वह संपत्ति उस हालत में उसकी उस संपत्ति पर उसके पति का हक नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यह शादी इन 4 अनअप्रूव्ड प्रथा से हुई है, तो स्वाभाविक तौर पर यह माना जाएगा इसी कानून से, पार्ट नंबर 1, यह शादी अप्रूव्ड फॉर्म की हुई है, अतः महिला की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पे उसके पति का अधिकार होगा। होप आई एम क्लियर। आप लोगों को यह बात स्पष्ट तौर पे समझ आ गई तो मैं आगे बढ़ूं। या आप चाहते हैं कि मैं रिपीट करूं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो 4 अप्रूव्ड फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस क्या क्या थे और उसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे मानेंगे कि अप्रूव्ड फॉर्म था या ये अप्रूव्ड फॉर्म नहीं था। तो जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण फॉर्म ऑफ मैरिज था वो था ब्रह्मा फॉर्म ऑफ द मैरिज, जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित था, सबसे ज्यादा जिसको समाज में मान्यता थी, और जो मनुस्मृति जो ग्रंथ है, जो सोर्स ऑफ लॉ है, वह इस पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। अकॉर्डिंग टू अवर धार्मिक टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अवर धर्मा टेक्स्ट, यहाँ पे जो डॉटर थी वो बतौर एक उपहार स्वरूप, एक गिफ्ट स्वरूप, सोने से, जवाहरात से लदे फदे, आफ्टर बीइंग डेक्ड विथ ornament एंड ऑनर्ड विथ जेवल्स, वो वधू के पिता द्वारा चुने गए वर को बतौर गिफ्ट सौंप दी जाती थी। अगर ऐसी शादी जहां वधू के पिता ने वर का चुनाव किया और कन्या को उपहार, जवाहरात, जेवर, ज्वेलरी, नाना प्रकार के विविध प्रकार के सामानों के साथ एक सेरेमनी करके अगर वर पक्ष को सौंपा का ज्ञाता है, तो ऐसी शादी को हम ब्रह्मा मैरिज मानते थे। और ये सबसे हाईएस्ट प्योर रिकॉग्नाइज था, और यह भी माना गया कि वैदिक रीति के अनुसार से यह शादी संपन्न हुई है, और जो ब्राह्मण समाज है जिसकी ड्यूटी है
दान स्वीकार करना, उपहार स्वीकार करना, उस समुदाय में इस तरह की फॉर्म ऑफ मैरिज काफी ज्यादा प्रचलित थी। और इसको जब हम मॉडर्न कानून के तौर पर देखते हैं तो फिर सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा केस लॉ है टू सपोर्ट दिस आर्गुमेंट, टू सपोर्ट दिस form of marriage? Yes. Then the answer is yes. How this is stabilized? This is stabilized again by a Supreme Court case, which is Reema Agrawal versus Anupam and others 20004. इस केस लॉ में इस फॉर्म ऑफ मैरिज के बारे में बात की गई, उठाया गया और यह माना गया इस केस लॉ में, इस पे बेस्ड है कि दिस वाज ए फॉर्म ऑफ मैरिज, इट वाज वन ऑफ द अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ द मैरिज। और इस केस लॉ से एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कंट्रोवर्सी में आई। बड़ा कंट्रोवर्शियल केस लॉ है, इसलिए आप याद रखिए। और यहीं पे आपके एक सवाल का उत्तर है, मैंने ऐसा पूछा था कि मुझे वो फॉर्म ऑफ मैरिज बताइए, मुझे वो केस लॉ बताइए जिसको की जिम्मेवार माना गया आज के दहेज प्रथा के। सो दिस इज दैट फॉर्म ऑफ मैरिज विच वॉज considered to be responsible for giving birth to the dowry system, modern dowry system, and this very proposition was discussed in a very important case in Supreme Court, that is Reema Agrawal versus Anupam and others 2004। बहुत पुराना नहीं है, 2004, आप ये भी देख लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह डिस्कस हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई कंक्लूजन नहीं दिया कि हम सीधे तौर पे या ऐसा कोई प्रमाण मिलता है कि हम कह सकें कि दिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइज टू द डॉरी सिस्टम। बट अंडर दिस केस दिस वेरी फैक्ट वाज डिस्कस्ड in great details, and it is in the views of some considered or some legal thoughts considers that this is the system which is responsible for giving rise to, but the Supreme Court has not given any finding, any conclusion on this. However, it was discussed in this case in great detail. तो ये आपके एक सवाल का जवाब था। दहेज प्रथा केस लॉ that is Supreme Court, Reema Agrawal versus Anupam and others 2004, and the system of marriage which is considered or which is remotely or in a way related to the modern dowry system, then it is the Brahma form of the marriage or the Brahma system of the marriage. आगे बढ़े, एक सवाल का जवाब आपको मिला और अब आपको बिल्कुल याद रहेगा रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम एंड अदर्स। उसमें दो चीजें आपको, वो भी केस याद है जिसमें दो प्रेसिडेंट सेट हुए, जिसकी मैं चर्चा काफी विस्तार से कर चुका हूं कि अगर ये कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं है कि यह शादी किसी और फॉर्म में हुई है तो वह स्वतः इन 4 अप्रूव फॉर्म में हुई शादी मानी जाएगी। और इन 4 अप्रूव फॉर्म में अगर वो शादी हुई है तो पत्नी स्त्री की मृत्यु के बाद, महिला की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पे उसके हस्बैंड का अधिकार होगा, उसके बच्चों का अधिकार होगा, उसके वंश का अधिकार होगा। लेकिन अगर यह प्रूव कर दिया जाए कि यह शादी अनअप्रूव्ड हुई थी, अनअप्रूव्ड फॉर्म में थी, तो उस हालत में वह संपत्ति वापस उस महिला के परिवार को चला जाएगा। खैर, हम ब्रह्मा सिस्टम ऑफ मैरिज की बात कर रहे थे, जिसको हम रिमोटली दहेज प्रथा के उत्पत्ति से जोड़कर देखने की कोशिश की गई इन 2004 इन ए सुप्रीम कोर्ट इम्पोर्टेंट केस। हम वहां से आगे बढ़ते हैं तो मनु स्मृति के अनुसार जो शादी है वो सबसे ज्यादा पायस मानी गई, सबसे ज्यादा पवित्र मानी गई, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई। और जो यहाँ पे वधू आई, ऐसा माना गया मनुस्मृति में कि वो ब्राह्मण राइट्स को फॉलो करते हुए आई है। इसलिए आपको याद होगा कि हमारा जो हिंदू लॉ था, जो एंशिएंट उसका तेवर था, जो एंशिएंट उसकी एसेंशियल एलिमेंट थी, वो कानून समाज को नियंत्रित करने के लिए या अपराध पर रोक लगाने के लिए वो कानून नहीं बना था, बट उसका अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था, मुक्ति था। इसलिए हिंदू धर्म में पिंडदान और पिंड की मुक्ति, अपने प्रेतों को मुक्त करने की बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी है।
और हमारे धर्म के अनुसार, हमारे उस हिंदू लॉ के अनुसार धर्म कुछ नहीं था, कानून कुछ नहीं था, बल्कि कर्तव्य था। राजा का कर्तव्य, सैनिक का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, माता का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य। धर्मा वॉज नथिंग एक्सेप्ट ड्यूटी, और उस ड्यूटी का फुलफिलमेंट ही धर्म का पालन माना गया था, नंबर 1। नंबर 2, धर्म का अंतिम उद्देश्य समाज को नियंत्रित करना, अपराध को नियंत्रित करना नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट एंड अल्टीमेटली मोक्ष की प्राप्ति, ये एसेंशियल एलिमेंट था। इसलिए मैंने अभी यहाँ पे आपसे कहा कि हिंदू कानून कानून होते हुए भी कानून नहीं था, और कानून नहीं होते हुए भी यह कानून था, और यह अपने आप का इकलौता विश्व का कानून था, सबसे प्राचीनतम कानून था। 6000 साल पीछे हम इसको ले जा करके देख सकते हैं, ये इसका टाइम फ्रेम था। ये इसको उस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये बात आ गई कि ब्राह्मण राइट्स के अनुसार दिस वाज द मोस्ट अप्रूव्ड एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैरिज कंसीडर्ड टू लिबरेट अवर एंसेस्टर्स। हमारे पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, और हमारे 10 पितर जो पीछे 10 एंसेस्टर्स एंड डिसेंडेंट थे, उसको मुक्ति दिलाने का काम यह जो है ब्रह्मा सिस्टम ऑफ मैरिज कर सकता था। तो मैंने एंशिएंट बता दिया, एंशिएंट से इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, और मॉडर्न में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। 2004 से इट इज कंसिडर्ड टू बी द रीजन फॉर गिविंग राइज टू द डॉरी सिस्टम, एंड इट वॉज डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल। हाउएवर, सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट गिवन एनी कंक्लूडिंग रिमार्क ऑन दिस। अब जो दूसरा फॉर्म ऑफ मैरिज था वो था आपका दैव्या फॉर्म ऑफ मैरिज। तो हमने कहा कि पहले ही हम एक हायरार्की ऑर्डर में इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको आप नंबर 2 पे मान लीजिए, आफ्टर ब्रह्मा। दिस वाज द मोस्ट अप्रूव्ड और पॉपुलर, लोकप्रिय था। और दैव्या फॉर्म्स ऑफ मैरिज का मतलब था कि ये जो कृत्य है वो देवों के लिए किया जाता है, हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, दैव्य को प्रसन्न करने के लिए इस फॉर्म्स ऑफ मैरिज करते थे। और हाउ इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रह्मा सिस्टम ऑफ द मैरिज। ब्रह्मा सिस्टम में क्या था, उपहार, एक्सचेंज। यहां पे ये डिफरेंट ऐसे था कि यहां पे पिता जो है अपनी पुत्री को स्वेच्छा से एक पृष्ठ को सौंपता है, वहां पे एक्सचेंज है। यहां पे सौंपने की परिकल्पना है, सौंपने की परिपाटी है कि पिता अपनी स्वेच्छा से अपनी पुत्री को एक पृष्ठ को सौंपता है, वो पृष्ठ बतौर दक्षिणा, क्योंकि वो यज्ञ करना गॉड्स के राइट्स है, देव को खुश करने के लिए वो यज्ञ किया जा रहा है। उस यज्ञ में जो पुरोहित है, जो पृष्ठ है, वह वर है, और बिकॉज उसने पिता को उस यज्ञ को करने में मदद की है, तो बतौर एज ए फीस, एज ए सेक्रीफाइस, पिता अपनी कन्या को, अपनी पुत्री को, उस वर को सौंप रहा है। तो इन दिस वे दिस वाज डिफरेंट देन द ब्रह्मा फॉर्म ऑफ द मैरिज। तो यहाँ पे जो दूसरी बात होती है कि जो दुल्हा है, जो वर है, वह लड़की को ढूंढने नहीं आता है, बट जो वधू है, जो वधू का पिता है, वह जाता है और वर को ढूंढता है और अपनी लड़की उसको सौंपता है। तो इस हिसाब से इस प्रथा को थोड़ा सा इंफीरियर भी माना गया, और उसके लिए 2 कंडीशन थे कि इसमें महिला की स्थिति आपने दयनीय बता दी कि सारी जिम्मेवारी महिला के पिता के ऊपर है, इसका मतलब वर सुपीरियर है। वहां एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे महिला के पिता के ऊपर जिम्मेवारी है कि जाके वो वर को ढूंढे और उसको कन्या को सौंपे। और जो दूसरा इसको इंफीरियर माना गया या माना जाता है, उसके पीछे सोच ये था कि यहाँ कहीं ना कहीं जो मेरी पुत्री है, मैं उसको संपत्ति के तौर पर देख रहा हूं, और एज ए फीस ऑफ द सेक्रीफाइस, एज द फीस ऑफ द यज्ञ, मैं उसको उस वर को दे रहा हूं। तो दोनों ही स्थिति में, महिला की स्थिति में कॉम्प्रोमाइज है,
उसकी स्थिति को नीचा देखा जा रहा है, बताया जा रहा है। तो इस दो कारण से इस फॉर्म को ब्रह्मा फॉर्म ऑफ द मैरिज से नीचे माना गया। अब मनु के हिसाब से यहाँ पे भी जो वाइफ है, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तो मोक्ष का है। तो अगर वो कहता है कि ये भी शादी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट एज प्योर एज ब्रह्मा बट इट इज ओके, तो इन दैट केस ओके, तो यहाँ जो वधु आएगी वह वहां पे 10 पीढ़ियों को मुक्ति प्रदान कर रही है। लेकिन यहाँ पे यह मुक्ति जो है, बिकॉज ये थोड़ा लेस इंफीरियर है, तो यह मुक्ति सिर्फ 7 पीढ़ियों को मिलेगी इस वधु के द्वारा, इस लड़की के द्वारा जो घर में आई है। सो दिस वाज योर सेकेंड अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ द मैरिज। इसके बारे में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट केस लॉ मेरे दृष्टि में नहीं आया है। अगर आगे आएगा तो मैं बात करूंगा, या आप में से किसी साथी को आए तो आप मुझे भी बताएं और क्लास में भी चर्चा करेंगे। अब हम चलिए आते हैं द थर्ड फॉर्म ऑफ द मैरिज, थर्ड अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ द मैरिज, दैट वाज कंसीडर्ड अर्सा फॉर्म ऑफ द मैरिज। आप इसको चाहें तो अच्छा भी मान लें और आप चाहें तो इसको खराब भी मान लें। अच्छा क्यों माने और खराब क्यों माने, आइए इसको देखते हैं। तो पहले तो अर्सा फॉर्म ऑफ मैरिज में क्या था? अर्सा फॉर्म ऑफ मैरिज में ये था कि पिता अपनी पुत्री को उस समय के कॉन्सेप्ट में 2 गाय या 2 बैल, कुछ वही संपत्ति का अधिकार था। कैटल वॉज दी वे प्रॉपर्टी वॉज कंसीडर्ड, और कृषि पे ही लोगों की जीविका आधारित थी। तो 2 गाय या 2 बैल के बदले पिता अपनी पुत्री को किसी बुढ़े साधु सन्यासी को सौंप देता था। अगर इस तरह की शादी हुई तो उसको हम लोग अर्सा फॉर्म ऑफ द मैरिज मानते थे, और इस फॉर्म में पिता को कुछ भी ब्राइड ग्रूम को, वर पक्ष को देने की जरूरत नहीं थी, रादर उसको कुछ वर पक्ष से मिलता था। तो यहाँ 2 बातें हुई। महिला की स्थिति अच्छी हुई कि वर आकर के पैसे मतलब दे रहा है संपत्ति और कन्या का हाथ ग्रहण कर रहा है, और जो ये तो अच्छी बात हुई। जो खराब बात थी वह यह थी कि उम्र का तकाजा नहीं था। एक बेमेल रिश्ता, एक बुढ़े साधु को, सन्यासी को वह कन्या को सौंपने को बाध्य है इस प्रथा में, या सौंप रहा है। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि यह माना गया कि वह एक गरीब की पुत्री है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ईदर ऑफ दोनों फॉर्म में वो शादी कर सके, और वो जो मैरिजेबल एज है वह दौर गुजर चुका है। उस दौर में वह उस स्त्री की शादी, उस लड़की की शादी नहीं हो पाई किन्हीं कारणों बस। तो समाज में कदाचार न फैले, समाज में किसी तरह का की गड़बड़ियां ना आए, इसलिए शादी एक आवश्यक, हमारे संस्कारों में से एक आवश्यक संस्कार था। और समाज में कोई स्त्री धन के अभाव में अविवाहित न रह जाए, और वह समाज में किसी कदाचार का या समाज में त्रुटि का या गड़बड़ी का कारण न बने, इसलिए समाज ने ऐसी व्यवस्था की कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उस लड़की का विवाह अर्सा पद्धति से किया जा सकता है। तो इसमें वो साधु और सन्यासी को 2 काव के बदले बट, जैसा कि मैंने कहा, यह बहुत ही नोबल नहीं था, पवित्र नहीं था, इसको सही दृष्टि से नहीं देखा जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं समाज की गरिमा बरकरार रहे, समाज में सदाचार बना रहे, इसलिए इसकी व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसको अच्छी नजरों से हम नहीं देखते थे, लेकिन यह अप्रूव था। जो हम कानून की दृष्टि से हमें मानना है कि समाज उसको चाहे जैसे भी देखे, लेकिन ये अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज था। जैसे अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो विडो रीमैरिज इज वेरी मच अलाउड। ठीक है, अब समाज बदल रहा है, लेकिन आज भी गांव में अप्रूव्ड नहीं है। विधवा विवाह समाज उसको मान्यता नहीं देता है, कानून ने मान्यता दे दिया। तो यहाँ पे भी ऐसी थी कि कानूनी तौर पर यह अप्रूव था, लेकिन समाज इसको अच्छी नजर से नहीं देखता था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व था कि आपने कोई संपत्ति लेके, गाय लेके, बैल लेके आपने अपनी पुत्री को आपने एक तरह से बेच दिया या सामने वाले को दे दिया। लेकिन
यह भी अप्रूव था। इसलिए मनु के हिसाब से इस केस में भी जो मोक्ष की बात थी, तो 10 के बाद 7 और 7 के बाद अगर इस प्रथा में शादी संपन्न हुई है, कानूनी वैध है, आपको मैंने बता दिया है, वो कानून का हवाला दे दिया है कि इस किसी भी 4 फॉर्म में हुई है तो संपत्ति कहाँ जाएगी। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दैट केस लॉ विथ यू। तो इस स्थिति में 3 जनरेशन तक, 3 एंसेस्टर तक, 3 पीढ़ियों तक आपको मुक्ति मिलने की बात इस कानून में थी, इस फॉर्म ऑफ मैरिज में थी। अब आइए, जो लास्ट है आपका, जिसको हम अप्रूव्ड कैटेगरी में रखते थे, वो था आपका प्रजापत्या फॉर्म ऑफ द मैरिज। तो प्रजापत्या फॉर्म में क्या था कि ये बहुत हद तक जो पहला फॉर्म है जिसको हमने डिस्कस किया, ब्रह्मा फॉर्म ऑफ द मैरिज, उससे मिलता जुलता था। सिर्फ इसमें जो प्रजापत्या और ब्रह्मा में फर्क है वो ये है कि वहां कन्यादान का कॉन्सेप्ट है, यहाँ कन्यादान का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जो वधू का पिता है वह जाता है और एक योग्य वर की तलाश करता है और वह शादी को संपन्न कराता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर फिर महिला की स्थिति इंफीरियर होती है पुरुष के बदले, और इसलिए ये ब्रह्मा फॉर्म ऑफ मैरिज से नीचे माना जाता है, डिफरेंट माना जाता है। और जब पिता यहाँ पे अपनी पुत्री का हाथ अपने वर के हाथ में देता है तो वो एक शर्त रखता है, और वो शर्त ये है कि जो उसकी धर्मपत्नी होगी वह सभी धार्मिक कार्यों में बराबरी का हिस्सा निभाएगी अपने पति के साथ, और बिना उसके सहभागिता के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाएगा। तो दिस वाज द बेसिक कंडीशन फॉर द प्रजापत्या फॉर्म ऑफ द मैरिज। और यह भी था कि जो पति है, जो वर है, वह वधू को एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट मानेगा धार्मिक कृत्य का, और उसको वो सारे अधिकार देगा धार्मिक रीति रिवाजों में भाग लेने का, ड्यूटीज में पार्टिसिपेट करने का। और यहाँ पे मनु के हिसाब से जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है कि ऐसी पत्नी जो इस विवाह पद्धति से घर में आएगी, ऐसी वधू, वो आपके 6 पितरों को, आपके 6 जनरेशन को, आपके 6 वंशजों को मुक्ति दिलाएगी। सो दिस वाज द 4 different approved form of the marriage we have discussed. We have also discussed the concern law. You can, आप इस पे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सोच सकते हैं, उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन सीधे भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको इसकी शुरुआत करते हुए इसको घुमा दिया। बात तो यही है जो मैंने अब आपको बताया, लेकिन ऐसा मैंने सिर्फ इसलिए किया कि आपका इंटरेस्ट कायम हो जाए इस विषय में और आप इस टॉपिक पे ध्यान से कर सकें, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब सवाल उठता है, ये तो 4 हो गए अप्रूव्ड, आई मीन व्हाट वर द अनअप्रूव्ड? तो अनअप्रूव्ड में जो था वो असुरा सिस्टम था, गंधर्वा सिस्टम था, राक्षसा सिस्टम था और आपका पिचासा सिस्टम था। तो इस हमने जब अप्रूव्ड की बात की तो कई केस लॉ की बात की, तो जब हम अप्रूव्ड की भी बात करेंगे तो इस संदर्भ में एक जो इम्पोर्टेंट केस है वो है आपका राजवीर सिंह दलाल वर्सेस चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, राजवीर सिंह दलाल वर्सेस चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2008। यहीं पे देखिए वो कड़ी जुड़ती है और यहीं पे वो महत्वपूर्ण सवाल आता है कि अगर शादी 4 अप्रूव्ड फॉर्म में नहीं हुई है तो महिला की संपत्ति वापस उसके परिवार को चली जाएगी, और उसको प्रूव करने की हमें आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए जो रिलेवेंट केस लॉ है जो इस बात को सपोर्ट कर रहा है, जहां से ये चीज डिसाइड हुई, उस केस लॉ का नाम है राजवीर सिंह दलाल वर्सेस चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2008। तो आपके एक सवाल का जवाब आपको और मिल गया। इफ द मैरिज इज, लेट्स सपोज हियर, इज इन द असुरा फॉर्म, देन जो
हस्बैंड को प्रॉपर्टी जानी चाहिए हिंदू लॉ के हिसाब से, वह हिंदू लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। हिंदू लॉ के हिसाब से ये चीज तय नहीं होगी, यह संपत्ति वापस महिला के परिवार को चली जाएगी। इस चीज को सपोर्ट करने के लिए मैंने आपको रिलेवेंट केस लॉ बता दिया, दैट इज राजवीर सिंह दलाल वर्सेस चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2008। यह भी बहुत पुराना नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि एज पर द हिंदू लॉ अगर हिंदू मैरिज से शादी हुई है, हिंदू मैरिज तो दोनों है, बट अब यहाँ पे एक दो क्लासिफिकेशन आ जाता है, अप्रूव्ड एंड अनअप्रूव्ड। इफ इट इज नॉट प्रूव्ड अनअप्रूव्ड, then it is taken suo moto as approved, then in that case the Hindu succession law will apply and the property will stand devolved in the following order. What is that order? Son, आप जानते हैं, son, daughter, including the children of any predeceased son or daughter, and the husband, and the heirs of the husband. But if the marriage is out of these four approved form and is proved so, then in that case the property has to go contrary to the Hindu Succession Act to the family of the woman after her death, in case there is no will or she dies interstate. Am I clear? But this is a very important point which you need to remember and you need to understand, because generally तो ऐसा सवाल आएगा तो बोलेंगे हाँ तो सक्सेशन के क्लास 1 क्लास 2 हायर्स के हिसाब से प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, लेकिन उसने वहां घुमा दिया है कि शादी असूरा सिस्टम से हुई है। अब शादी असूरा सिस्टम से हुई है या पिचासा सिस्टम से हुई है या गंधर्वा सिस्टम से हुई है, तो संपत्ति कैसे बटेगी? अब अगर आपने टिकट्स में वो आपको ऐसा दे देते हैं कि लेट्स से ए बी is proved that marriage took place, the Gandharva form of the system, the woman dies interstate without a will, how the property will be distributed? 1 2 3 4 लड़का लड़की पति। आप तो अगर ये फाइन डिटेल्स नहीं है तो आप तो टक 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 कर देंगे, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट फाइन। बट मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं समझता हूं कि वापस मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूं। तो दिस वाज अबाउट योर असुरा, ये 4 अनअप्रूव्ड फॉर्म के बारे में इंपॉर्टेंट केस ला था। अब आइए हम देखते हैं कि व्हाट वाज दिस असुरा सिस्टम, हमको कैसे पता लगेगा ये असुर सिस्टम से शादी हुई है। तो मैंने एक सवाल पूछा था कि महाराजा दशरथ और कैकेयी की शादी, सो जो रामायण में ये शादी है, रामायण में ये जो कथा है, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ असुरा सिस्टम ऑफ द मैरिज। इस फॉर्म में अगर किसी की शादी होती है तो कैकेयी माता की संपत्ति कैकेयी के पिता को चली जाएगी, वो राम जी को या भरत शत्रुघ्न को नहीं मिलने वाली है। अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के लॉ के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं तो उस समय की बात और है। तो यह असुरा सिस्टम में क्या होता था कि आप मुंह मांगी कीमत पे लड़की खरीद के लाते, आप लड़की के पिता को, उसके परिवार को इतनी संपत्ति दे देते हैं कि योग्यता कोई मायने क्या अब आप ओह ये मैं कहीं और लाइव हो गया, तो अब क्या करूं? अब तो क्लास कंप्लीट हो गई। चलिए फिर मैं कंप्लीट करता हूं, आप फिर शेयर कर देना। तो मैं क्या कह रहा था कि जो शादी थी राजा दशरथ की कैकेयी के साथ, दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ असुरा। तो असुरा फॉर्म ऑफ द मैरिज क्या था कि जहां बहुत पैसा देकर, बहुत संपत्ति देके आप एक तौर पे लड़की को खरीद के ले आते हैं। तो महाराजा दशरथ ने कैकेयी के साथ ऐसा ही किया था। तो इसलिए दैट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द असुरा फॉर्म ऑफ द मैसेज। और
that was unapproved because basically this is a commercial transaction कि where the bride is literally purchased. आप लड़की खरीद रहे हैं. अब मैं एक सवाल इसको आज के जीके से जोड़ के आपसे पूछता हूं, या आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है. क्या इस तरह की मैरिज आज भी हमारे समाज में प्रिवलेंट है, जहां वर पक्ष भारी संपत्ति देकर लड़की को एवं लड़की के परिवार वालों को खरीद के ले आता है? क्या ऐसा फॉर्म ऑफ द मैरिज प्रिवलेंट है, और क्या यह कानूनी जुर्म है या जुर्म नहीं है? दो सवाल. अगर मैं किसी लड़की को पैसे देकर उसके घर वालों को मैं किसी लड़की से शादी करता हूं, इट इज अंडरस्टूड दैट अदर पैरामीटर्स आर फुलफिल्ड. जो 18 साल की है, मैं 21 साल का हूं, मेंटल कंडीशंस, वो सारे पैरामीटर्स हैं. लेकिन पैसे देकर मैं लड़की को खरीद के लाता हूं और मैं उससे शादी कर रहा हूं प्रॉपर हिंदू राइट्स के अनुसार, विच इज बेसिकली द असुरा सिस्टम, विच इज अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ द मैरिज. इस अवस्था में उस महिला की संपत्ति तय तौर पर उस कानून का मैंने आपको उदाहरण भी दे दिया के तहत संपत्ति वापस जाएगी उसके परिवार को. वहां पे हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं फॉलो होगा. तो क्या इस तरह की शादी आज भी हिंदुस्तान में प्रचलित है? इस तरह की शादियां हो रही हैं? पहला सवाल. दूसरा सवाल, अगर हो रही हैं तो क्या यह क्राइम है? शिवेंद्र कुमार सिंह जी कह रहे हैं नहीं. शिवेंद्र जी, इस तरह की शादी हिंदुस्तान में आज भी हो रही है और बहुत बड़ी संख्या में हो रही है और कानूनन कोई जुर्म नहीं. ठीक है, अनअप्रूव्ड है, आप उसको अच्छा ना माने, ये सब अलग बात है. तो अब सवाल उठता है, ऐसी शादी कहां हो रही है? ऐसी शादी खूब हो रही है हरियाणा में. क्यों हो रही है? क्योंकि हरियाणा उन प्रदेशों में से आता है जहां वो जो फीमेल फोर्टिसाइड जो आप गर्भ में लड़कियों को मार देते हैं, जिसके कारण जो मेल और फीमेल रेशियो है वो हरियाणा में लड़कियों की संख्या भारी कम है और लड़के उस अनुपात में. वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में लड़के ज्यादा हैं. जो इंडियन पॉपुलेशन है उसका जहां तक मुझे याद है तो 51.96 आर मेल, 52% करीब मेल हैं. अगर प्रिसाइजली बोलें तो 51.96. ये आपकी जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है. और जो 48.04 इज द फीमेल. तो यहां पे ये गैप बहुत थोड़ा है. लेकिन जब हम हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में इस गैप को देखते हैं तो ये गैप बड़ा है. ये भी यहाँ पे दो सवाल हो गया कि व्हाट इज द मेल फीमेल रेशियो. एक सवाल और होता है कि ऐसा कोई किसी राज्य का नाम बताएं जहां महिलाएं पुरुष से ज्यादा हैं, तो उस राज्य का नाम है केरल. और वैसे भी अगर हम साउदर्न इंडियन स्टेट्स को लेंगे, वेदर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तो वहां पे ये जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं संतुलित है. ओवरऑल तो मेल्स आउट नंबर्स फीमेल, उसके बारे में कोई दो राय नहीं. लेकिन जो गैप है, जहां पे भारी अंतर है, तो उस राज्य में हरियाणा नंबर 1 पे है. क्यों? क्योंकि वहां गर्भ में फिर वो संपत्ति का कॉन्सेप्ट है. मैं जरूर उसको आगे इस एक्ट में, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैं उस पर बात करूंगा आपसे कि वो संपत्ति को बचाने के लिए और पुत्र की लालसा, क्योंकि वंश चले, बच्चियों को गर्भ में मार देने की जो अभी जब से वो कानून आया, आपने टेस्ट बैन किया, कई तरह से कंट्रोल किया, लेकिन जब तक वो नहीं था या आज भी वो हो रहा है, तो वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सब जगहों पे जिसको आप भ्रूण हत्या कहते हैं, उसके कारण वो जो अनुपात है, वो जो रेशियो है, वो बहुत कम है. और उससे एक दूसरी तरह की सामाजिक समस्या ने हरियाणा में जन्म लिया कि वहां पे अब शादी योग्य लड़कियां ही नहीं. तो लड़कियां अगर नहीं हैं तो हरियाणा में
इस तरह की प्रैक्टिस है, बहुत ही मॉडर्न प्रैक्टिस है कि वो हरियाणा के लोग केरल से, बिहार से, नॉर्थ ईस्ट से लड़कियां खरीद लाते हैं वसूल, बिल्कुल पैसे देके, और उनसे शादी करते हैं और उनको रखते हैं। तो दिस इज द असुरा फॉर्म ऑफ द मैरिज। लीगली इसमें कोई भी गलत नहीं है, बिकॉज बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। लड़की स्वेच्छा से आ रही है, उसको सारे अधिकार प्राप्त हैं जो एक पत्नी को हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से होना चाहिए। उस पर डाइवोर्स का वही कानून लागू होता है, सक्सेशन का वही कानून लागू होता है। ये अलग बात है कि इसको कोई प्रूव नहीं कर पाया, नहीं तो वो वैसे भी वो लड़कियां वहां से आती हैं तो गरीब घरों से होती हैं, तो उनकी संपत्ति होने ना होने का कोई सवाल नहीं है। अदरवाइज कानूनन हम बात करें, फैक्चुअली बात करें, तो अगर उस लड़की का कोई संपत्ति है और ये प्रूव हो जाता है कि असुरा फॉर्म ऑफ मैरिज में ये शादी हुई है, तो उस लड़की की संपत्ति उस देवीलाल यूनिवर्सिटी कानून के तहत वापस चली जाएगी। So this is the system, and this is giving rise to another social problem in the state of Haryana, that उनका जो हरियाणा का जो अपना खाने पीने, रहने, पढ़ने, उठने का जो कल्चर था वो बड़ी तेजी से बदल रहा है। क्योंकि जब केरल से वो लड़की आती है तो वहाँ के ट्रेड्स लेके आती है, उस तरह के खान पान समाज में आ गए, डोसा, इडली, जो कि हरियाणा का खाना, लस्सी, छाछ, मक्के की रोटी, सरसों का साग। उसी तरह से बिहार, नॉर्थ ईस्ट आने से नॉनवेज का प्रयोग बढ़ा है, बच्चों पे असर पड़ा है, कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं शिक्षा के प्रति हरियाणा की जनता। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो हरियाणा का अपना डीएनए था, वो लंबे चौड़े 6 फुट मजबूत लोग, सारी बीमारियों से मुक्त, अब वो बदल गया। फिर शॉर्ट हाइट भी हरियाणवी अब आज आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर फीचर वो केरलाइट वाला फीचर होगा, या उसमें साउथ इंडिया का टच होगा, या नॉर्थ इंडिया का टच होगा। तो ये भी आपको एक नए तरह की वंशावली आपको हरियाणा में होते हुए दिखेगी। और खान पान और रहन सहन, बातचीत, उन सारी चीजों में आपको हरियाणा में ये बदलाव आपको दिखेगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, आपको दुख होगा। ऐसी भी स्थिति हरियाणा में, ऐसे भी परिवार हैं जहां 5 भाइयों के बीच एक पत्नी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 5 लड़कियां खरीद के ला सके। तो यह भी स्थिति है। आपको इंटरेस्टिंग लगा ये बात, ये जानकारी? तो ये है योर असुरा फॉर्म ऑफ द मैरिज, जहां मैंने आपको दशरथ, महाराजा दशरथ से लेके कैकेयी की कहानी और आज के हरियाणा की कहानी भी आपको सुनाई। अब हम आते हैं मॉडर्न केस लॉ के हिसाब से। अगर हमको प्रूव करना हो कि दिस मैरिज हैज बीन सोलेमनाइज्ड इन दी Asura form of the marriage, which is the unapproved form of the marriage, and by proving this, ऐसा मैं अगर प्रमाणित कर दूं तो इसका संपत्ति पे, वंशावली पे क्या प्रभाव पड़ेगा मैंने बता दिया है आपको, और आपको दोनों केस लॉ बता दिया है। अब सवाल होता है कि मुझे अगर असुरा फॉर्म ऑफ द मैरिज प्रूव करना है तो मैं किस चीज का सहारा लूंगा। तो इसके बारे में आइए, एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो उसके फीचर के आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि दिस वेरी मैरिज वॉज परफॉर्म्ड इन दी असुरा फॉर्म ऑफ द मैरिज। सो व्हाट वाज दैट केस लॉ? दैट केस लॉ वाज कैलाश नाथना मुलदियार, कैलाश नाथना मुलदियार वर्सेस पराशक्ति वैद्यवानी 1931। इस केस लॉ में वो फीचर है जहां ये प्रमाणित होता है कि यहाँ पे वर पक्ष ने भारी मात्रा में धन देकर, संपत्ति देकर लड़की को अपने यहाँ लाया, और ऐसी हालत में दिस इज दी क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ असुरा फॉर्म ऑफ द मैरिज, लाइक राजा दशरथ परचेज्ड और ब्रॉट कैकेयी। सो दिस इज अबाउट दी असुरा फॉर्म ऑफ द मैरिज। और असुरा फॉर्म ऑफ द मैरिज होने में संपत्ति पे उसका क्या है मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज की क्लास वैसे भी ये होनी चाहिए थी विश्वविद्यालय पेज पे, तो हो के नहीं वही। आज मैं भी आश्चर्य था कि आज इतने कम प्रतिभागी क्यों हैं यहाँ पे, और बहुत जवाब भी मुझे नहीं आ रहा है। तो आप लोग कम ही रहते हैं तो क्लास तो भरी रहती है, 80-90 लोग आप लोग
रहते हैं और टकाटक चैट बॉक्स में जवाब आता है। लेकिन जब आप थे ही गिने चुने लोग और आप बिल्कुल जवाब दे रहे थे, कौस्तुभ जी भी यहाँ बाद में जुड़ पाए, तो कोई बात नहीं। आपको जो दूसरे साथी आज की क्लास से वंचित रह गए हैं, उनको यह लेसन आपको YouTube पे उपलब्ध होगा, जो कौस्तुभ जी डाल देंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो कल पुनः मैं यहीं से शुरू कर दूंगा, कोई बात नहीं है, मैं कौस्तुभ जी से बात कर लूंगा। और नहीं तो YouTube पे तो रिकॉर्डेड सेशन उपलब्ध है ही, या मैं कल देखूंगा, ऐसी जरूरत हुई आप बताइएगा, आप इनपुट दीजिएगा ग्रुप में, तो मैं नया विषय लेने के साथ साथ भी इसको रिवीजन में डाल के आपका कोई नुकसान ना हो वो मैं पूरा कर दूंगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करने की मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। आप चैट बॉक्स में कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, नहीं तो फिर मैं आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद कौस्तुभ जी, धन्यवाद शिवेंद्र कुमार सिंह जी, धन्यवाद तमाम अन्य लोग जो आज के इस क्लास में जुड़े। शांतनु तिवारी जी, संजय कुमार मिश्रा जी, शिवेंद्र कुमार सिंह जी, संजय त्रिपाठी जी, शिवम पंडित जी, दीपक दुबे जी, देवेंद्र कुमार जी, सारथी शुक्ला जी, संजय त्रिपाठी जी और जया शुक्ला जी, आप सभी लोगों का धन्यवाद। और बाकी अन्य साथी भी जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूं, उनका भी धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट।